Hello everyone. There is a special batch that will be starting on Unacademy for your Delhi Judiciary Prelims batch. So अगर आप prelims के लिए prepare कर रहे हैं तो आप इस batch को join कर सकते हो. ये 10 अगस्त से start होगा. 3 months का ये batch है. तो I'm going to teach in this batch Civil Procedure Code, Limitation Act and Indian Penal Code. So आप इस कोड को यूज करके जो है इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो. देर इज अ स्पेशल ऑफर दैट इज रनिंग ऑन अनअकैडमी. So you can get 20% off on Unacademy Judiciary subscriptions. ये वैलिड है टिल 12th of August. आप इस कोड को यूज कर लेना. लिंक एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. तो आज के लेक्चर में जो हम रिवाइज करने वाले हैं दैट इज लिमिटेशन एक्ट. सो लिमिटेशन एक्ट जो है सबसे पहले तो ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है. सो दिस एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया. ये सारे इंडिया पे एक्सटेंड करता है including the state of Jammu and Kashmir also. Now this extends to the state of Jammu and Kashmir also. पहले ये extend नहीं करता था. So definitions are given under your section 2. So definitions हमें दी हुई हैं. Applicant क्या होता है, application क्या होता है, defendant क्या होता है. So there are certain important definitions. So applicant का मतलब क्या है? Limitation Act में applicant का मतलब क्या है? Petitioner. कोई भी person, any person from or whom any application derives his right to apply. कोई भी पर्सन जिसकी एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है बाय द एप्लीकेंट एज एन एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव. सिमिलरली इफ यू विल सी द डेफिनेशन ऑफ डिफेंडेंट, डिफेंडेंट इंक्लूड्स व्हाट? कोई भी पर्सन फ्रॉम होम और थ्रू अ डिफेंडेंट डिराइव्स हिज लायबिलिटी टू बी सूड or any person whose estate is represented by the defendant as executor, administrator or other representative. Next important definition is that is bill of exchange includes a hundi and a check. Bill of exchange क्या क्या include करता है? A hundi and a check. Application will include a petition under this. Application includes what? This includes the petition. What is right of easement? So ये कहता है easement includes a right जो ना ही सिर्फ contract से rise करता है but by which जिससे एक पर्सन जो है वो रिमूव कर सकता है एंड अप्रोप्रिएट कर सकता है फॉर हिज ओन प्रॉफिट एनी पार्ट ऑफ द सॉइल बिलोंगिंग टू अदर और एनीथिंग ग्रोइंग और नॉट एज टू और सब्सिस्टिंग अपॉन द लैंड ऑफ अनदर. तो एक ऐसा राइट जो ना सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से राइज करता है बट जिससे एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन को रिमूव कर सकता है अपने प्रॉफिट के लिए उसकी खुद की लैंड से जो दूसरे को बिलोंग करती है. सो दैट इज द राइट ऑफ ईजमेंट दैट विल स्टडी अंडर दिस. नेक्स्ट इज गुड फेथ. गुड फेथ मीन्स which is not done with due care and attention. उसको हम good faith नहीं कहेंगे. कोई भी चीज जो due care and attention से की जाती है that is a good faith. So far we have seen कि applicant कौन होता है, ठीक है, that is defined in 2A. आपका defendant is defined in 2E and plaintiff is defined in 2I. तो plaintiff same है. Any person from or through whom a plaintiff derives his राइट टू सू. डिफेंडेंट के केस में हमने यहाँ पे डिफेंडेंट पढ़ा था. एनी पर्सन हुज स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय. डिफेंडेंट के केस में हमने यहाँ पे डिफेंडेंट पढ़ा था एज एन एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव. नाउ व्हाट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन? पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता क्या है? सो पीरियड ऑफ लिमिटेशन का मतलब है द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन बाय द शिप. पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो प्रिस्क्राइब किया है किसी भी सूट, अपील या एप्लीकेशन में. एंड प्रिस्क्राइब पीरियड का मतलब है मींस द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कम्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस. प्रॉमिसरी नोट इज डिफाइंड. सो दिस मींस प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट जिससे मेकर एंगेज करता है एब्सोल्युटली कि अगर उसने सपोज ए ने बी से पैसे लिए हैं तो प्रॉमिसरी नोट इशू कर देता है कि दैट विल बी अ नोट कि हाँ मैंने पैसे लिए हैं इतना स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सम मनी जो है इसको पे करना है. सूट डज नॉट इंक्लूड एन अपील एंड एप्लीकेशन अंडर योर लिमिट. सूट जो है अपील या एप्लीकेशन को इंक्लूड नहीं करता है. शॉर्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे कोई भी सिविल रॉन्ग जो एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं. So these are some important definitions that are given under your section 2. Next is bar of limitation. So this says subject to the provisions contained in sections 4 to 24. 24 section को include किया गया है कि subject to the provisions whatever is contained in this, every suit institute, कोई भी सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है, कोई भी अपील प्रेफर की जाती है, कोई भी एप्लीकेशन दी जाती है,
आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद शेल बी डिसमिस्ड ऑल्दो लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेट अप एज इट। सो दिस सेज कोई भी अगर सूट, लिमिटेशन का मतलब क्या है, एक टाइम पीरियड, ठीक है, आपको लिमिटेशन एक्ट में बैक पे शेड्यूल्स दिए हुए हैं। सपोज अगर आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है कि ये सूट जो है वो 3 साल के अंदर फाइल करना है, तो अगर वो सूट 3 साल के अंदर फाइल नहीं हुआ, देन द जुडिशियल रेमेडी इज बार। दैट मीन्स कि जो पर्सन है वो कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकता है आफ्टर द 3 years। दैट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटेशन। तो कोई भी सूट जो इंस्टीट्यूट किया जाता है, कोई भी अपील प्रेफर की जाती है या कोई भी एप्लीकेशन दी जाती है उस प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद, दैट शैल बी डिसमिस्ड ऑल्दो लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेट अप एज पर डिफरेंस। तो वो डिसमिस हो जाएगी चाहे लिमिटेशन को नहीं सेटअप किया गया है एज पर डिफरेंस। हम कब कहेंगे इसमें कि एक सूट को इंस्टीट्यूट किया गया है? ऑर्डिनरी केस में क्या होता है, एक सूट कब इंस्टीट्यूट होता है? द प्लेंटिफ इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर। जब प्लेन प्रेजेंट की जाती है, सो एवरी सिविल सूट कमेंसेस विद द प्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लेंट, दैट वी रीड इन सीपीसी आल्सो। इन केस ऑफ पॉपर, अगर किसी पर्सन ने सू करना है दैट कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो मनी पे कर सके, ठीक है, इन द केस ऑफ पॉपर व्हेन हिज एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू एज ए पॉपर इज मेड, ठीक है, जब एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू एज अ पॉपर इज मेड, दैट इज अ पॉपर। In the case of claim against a company which is being wound up by the court, when the claimant first sent in his claim to the official liquidator, अगर हम क्लेम के केस में देखें कंपनी के अगेंस्ट विच इज wound up by the court, ठीक है, जिसको कोर्ट ने जो है बंद कर दिया है, जब क्लेमेंट अपना फर्स्ट क्लेम भेजता है ऑफिशियल लिक्विडेटर को, हम तब कहेंगे कि एक सूट जो है वो इंस्टीट्यूट होता है। एनी क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम, कोई भी क्लेम सेट ऑफ या काउंटर क्लेम से शेल बी ट्रीटेड एज ए सेपरेट। वो क्या ट्रीट होगा? वो एक सेपरेट सूट ट्रीट होगा एंड शेल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूट। एंड ये माना जाएगा कि सेट ऑफ कब जो है, इन द केस ऑफ सेट ऑफ, वो कब इंस्टीट्यूट हुआ? सेम डे जब सेट ऑफ प्लीड किया गया है। सेट ऑफ क्या होता है कि डिपेंडेंट जो है अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में क्लेम रेज करता है। दिस कैन बी ओनली इन द केस ऑफ रिकवरी ऑफ मनी सूट। सिर्फ रिकवरी ऑफ मनी सूट्स में ये हो सकता है, ठीक है। सो अगर सेट ऑफ जो है हम कब मानेंगे कि इंस्टीट्यूट किया गया है? सेम डेट जिस दिन सेट ऑफ प्लीड किया गया है। अगर हम काउंटर क्लेम की बात करें, दैट इज डेल्ट अंडर योर ऑर्डर 8 रूल 6A ऑन द डेट ऑन विच द काउंटर क्लेम इज मेड इन। जिस दिन काउंटर क्लेम कोर्ट में किया जाता है, ये भी डिपेंडेंट जो है अपने रिटर्न स्टेटमेंट में फाइल करता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन द केस ऑफ पॉपर में क्या था? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस पर्सन के पास पैसे नहीं है सू करने के लिए, तो वो क्या करता है, ठीक है, जो पर्सन जो है वो फी नहीं पे कर सकता, कोर्ट फी, तो वो एप्लीकेशन लगाता है कि उसको एज ए पॉपर जो है अलाउ किया जाए सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए। सो इन द केस ऑफ पॉपर, जब वो एप्लीकेशन लगाता है फॉर परमिशन टू सू एज ए पॉपर इज मेड, देन उस दिन हम मानेंगे दैट द केस इज इंस्टीट्यूट। तो दिस से सेक्शन 4 कि अगर कोर्ट जो है वो एक टाइम पीरियड दिया है, सपोज 3 साल का टाइम पीरियड दिया हुआ है, एंड 3 साल का टाइम पीरियड जो है उस दिन खत्म हुआ जिस दिन कोर्ट बंद है। तो क्या उसी दिन टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा या फिर उसको एक्सटेंड किया जा सकता है? क्या होगा ये हमें सेक्शन 4 बताता है। तो दिस सेज एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड। So where the prescribed period for any suit, appeal or application expires on a day, जिस दिन वो expire होता है when the court is closed। जो prescribed period दिया है सूट, अपील या एप्लीकेशन के लिए, अगर वो उस दिन expire होता है जब कोर्ट बंद है, तो जो सूट, अपील या एप्लीकेशन है उसको इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, प्रेफर किया जा सकता है और मेड ऑन द डे व्हेन द कोर्ट रीओपन। अगर वो उस दिन एक्सपायर हो रहा है जब कोर्ट बंद है, तो जो सूट, अपील या एप्लीकेशन है उस दिन फाइल किया जा सकता है जिस दिन कोर्ट जो है रीओपन है। हम कब मानेंगे इस सेक्शन के अंदर कि कोर्ट जो है वो बंद है? तो दिस इज गिवन अंडर योर एक्सप्लेनेशन। ये कहता है कि ए कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी क्लोज्ड ऑन एनी डे, किसी भी दिन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, इफ ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ इट्स नॉर्मल वर्किंग आवर्स इट रिमेन्स क्लोज्ड ऑन दैट डे। अगर किसी भी दिन, नॉर्मल वर्किंग आवर्स के किसी भी दिन अगर वो क्लोज्ड है, ठीक है, देन उस दिन हम मानेंगे
the court is closed. So court shall be deemed to be closed on any day if during any part of its normal working hours, अगर किसी भी time normal working hours के वो closed है on that day. Next is your section 5. Section 5 deals with extension of prescribed period in certain cases. तो कोई भी अपील, any appeal or any application, कोई भी अपील, कोई भी application other than an application under any of the provisions of Order 21 of CPC may be admitted after the prescribed period if the appellant or applicant specifies the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period. जो सेक्शन 5 है ये सूट्स के ऊपर अप्लाई नहीं करता. दिस डज नॉट अप्लाई टू सूट्स. ये कहता है कोई भी अगर अपील है या कोई भी एप्लीकेशन है बट एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी नहीं होनी चाहिए दैट रिलेट्स टू एग्जीक्यूशन. अगर दिस सेज कि अगर 3 साल का टाइम, सपोज किसी अपील को फाइल करने के लिए 90 डेज का टाइम पीरियड दिया हुआ एंड वो एक्सपायर हो जाता है एंड वो एक्सपायर हो गया, तो जो एप्लीकेंट है वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है कि दिस इज द रीजन बिहाइंड कि मैं जो है एप्लीकेशन नहीं फाइल करता. इफ देयर इज द सफिशिएंट कॉज, अगर कोई सफिशिएंट कॉज है कि दैट इज बियॉन्ड हिज रीच, जिसको वो नहीं प्रिवेंट कर पाया, देन कोर्ट जो है उसको अलाउ कर देगा टू फाइल एन अपील इवन आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड. So this section does not apply to suits. This applies to appeal or an application, but not on an application under Order 21 that may be admitted after the prescribed period. अगर appellant satisfy कर देता है that the court had sufficient reason, that the appellant had satisfied the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making an application within such period. Section 6 is also very very important. अगर आपको लिमिटेशन एक्ट करना है, ठीक है, देन यू कैन जस्ट ज्वाइन दिस बैच. अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स करने हैं दिल्ली जुडिशरी के, तो आप जो है इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो. इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. नेक्स्ट इज सेक्शन 6. सेक्शन 6 डील्स विद लीगल डिसेबिलिटी. डायरेक्टली आपको सेक्शन पूछा जा सकता है, व्हाट इज लीगल डिसेबिलिटी? दिस सेज लीगल डिसेबिलिटी, इसमें 3 चीजों की रिगार्डिंग देखिए. ये कहता है कि माइनॉरिटी, इंसैनिटी एंड इलनेस. एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं. सपोज कोई पर्सन है, ठीक है, उसका जो सूट इंस्टीट्यूट करने का टाइम पीरियड था वो स्टार्ट हो रहा था, बट ही वाज माइनर एट दैट टाइम. बट उस टाइम पे वो माइनर था, ही वाज बिलो 18 ईयर्स. तो जब तक वो मेजर नहीं हो जाता उसका लिमिटेशन पीरियड रन करना स्टार्ट नहीं करेगा. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. सपोज देयर इज अ पर्सन, ठीक है, उसका जो है टाइम पीरियड सूट को इंस्टीट्यूट करने का जो है वो स्टार्ट, दैट इज टू बी गोइंग टू बी स्टार्ट. बट इससे पहले कि उसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता, पर्सन जो है इनसेन हो गया. देन वो टाइम पीरियड तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक वो जो है पर्सन रिकवर नहीं कर जाता, नॉर्मल नहीं हो जाता. So that is the meaning of legal disability. में सिर्फ 3 चीजें हैं, minority, insanity and idiocy. This is not legal disability, not due to insolvency के regarding, बाकी चीजों में नहीं है. So this says where a person entitled to institute a suit or make an application for the execution of a decree is at the time from which the prescribed period is to be reckoned a minor, insane or an idiot. ही में इंस्टीट्यूट द सूट, वो सूट को इंस्टीट्यूट कर सकता है या वो एप्लीकेशन लगा सकता है विद इन द सेम पीरियड के अंदर आफ्टर द डिसेबिलिटी. अगर डिसेबिलिटी जो है वो सीज कर दी as would otherwise have been allowed from the time specified therefore in the third column of the sheet. तो वो सूट को इंस्टीट्यूट कर सकता है या वो एप्लीकेशन लगा सकता है सेम पीरियड के अंदर आफ्टर द डिसेबिलिटी, एक बार अगर डिसेबिलिटी जो है वो सीज करते. दिस फर्दर सेज दैट वेयर सच पर्सन, कोई पर्सन ऐसा फ्रॉम विच द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इज टू बी रेकॉर्ड अफेक्टेड बाय 2 सच डिसेबिलिटी. अगर वो 2 डिसेबिलिटी से सीज है, सपोज जब उसका टाइम पीरियड जो स्टार्ट होना था उस टाइम पे वो माइनर भी था, वो इंसेन भी था, तो
तो जब वो दोनों डिसेबिलिटी सीज नहीं कर जाएंगी, अगर वो दोनों ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, तब तक टाइम पीरियड रन करना स्टार्ट नहीं करेगा। या फिर सपोज द पर्सन इज माइनर, वो माइनर था बट इससे पहले कि वो मेजर होता वो इंसेन हो गया। सो और वेयर हिज डिसेबिलिटी हैज सीज्ड, ही इज अफेक्टेड बाय अनदर डिसेबिलिटी। तो एक तो पर्सन पहले 16 साल का था, वैसे ही वो सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता था। इससे पहले कि वो 19-18 साल का होता, ही बिकेम इंसेन। नाउ ही मे इंस्टीट्यूट द सूट और मेक एन एप्लीकेशन विद इन द सेम पीरियड, जब वो दोनों डिसेबिलिटी सीज कर जाएंगे। तो अगर दो डिसेबिलिटीज के रिगार्डिंग है तो दोनों डिसेबिलिटीज जो है ओवरलैप करनी चाहिए एक दूसरे को। अगर वो मेजर हो जाता, मेजर हो गया, सपोज वो 18 इयर्स का हो गया, आफ्टर 1 ईयर इफ ही बिकेम इनसेन, देन ये जो है सेक्शन 6 जो है यहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा। नेक्स्ट, दिस सेज वेयर द डिसेबिलिटी कंटिन्यूज अप टू द डेथ ऑफ दैट पर्सन। जहां पे डिसेबिलिटी कंटिन्यू करती है उस पर्सन की डेथ, हिज एलआर में इंस्टीट्यूट द सूट, उसका एलआर सूट को इंस्टीट्यूट कर सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है विद इन द सेम पीरियड आफ्टर द डेथ। तो जहां पे डिसेबिलिटी कंटिन्यू करती है अप टू द डेथ ऑफ दैट पर्सन, उसका जो एलआर है हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव में इंस्टीट्यूट द सूट, वो सूट को इंस्टीट्यूट कर सकता है या एप्लीकेशन दे सकता है सेम पीरियड में आफ्टर द डेथ as would otherwise have been allowed from the time so specified. For example, there is a person that is minor, ठीक है, या फिर वो insane था जब वो सूट इंस्टीट्यूट करना था। तो इससे पहले कि उसकी डिसेबिलिटी वो सीज होती, ही डाइड, इसकी डेथ हो, ना उसका एलआर सूट को इंस्टीट्यूट कर सकता है, ये एप्लीकेशन बना सकता है, उस सेम पीरियड में उसको उतना ही टाइम पीरियड दिया जाएगा, उसकी डेथ से रन करना स्टार्ट हो जाएगा जितना उसको मिलता अगर वो सही हो जाता। Further, this says where the LR referred to this section is at the death of the person whom he represents affected by any such disability. ये कहता है कि अगर सपोज एक ही डेथ होगी एंड उस टाइम पे इसका एलआर था, ही वाज माइनर एट दैट टाइम एंड वो उस टाइम पे माइनर था, तो टाइम पीरियड तब तक रन करना स्टार्ट नहीं होगा जब वो मेजर, जब वो मेजर ना हो जाए। तो अगर जो एलआर है, ठीक है, जो रेफर किया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है सबसेक्शन 3 में, अगर उस टाइम पे जिस टाइम पे डेथ होती है पर्सन की जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इफ द एलआर इज अफेक्टेड बाय एनी सच डिसेबिलिटी, अगर वो माइनर है, इंसेन है या इडियट है, इडियोसिस से सफर कर रहा है, देन जो रूल्स हैं बाकी के उसके ऊपर भी अप्लाई कर जाएंगे। Further, this says where a person under disability dies after the disability season. जहां पे एक पर्सन जो डिसेबिलिटी के अंडर है, अगर उसकी डेथ हो जाती आफ्टर द डिसेबिलिटी सीज, जब डिसेबिलिटी के सीज होने के बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है, but within the period allowed to him under this section, his LR may institute the suit or make an application within the same period after the death as would have been available to that person he had not. Suppose there is a person A, he was suffering from insanity. इससे पहले कि जब ये बिल्कुल सही हो गया या जब इसकी डिसेबिलिटी सीज कर दी तो इसकी डेथ हो गई, 3 साल का टाइम पीरियड इसको मिला था, ठीक है, तो पहले साल ये सही रहा, 2 साल के अंदर अंदर इसकी डेथ हो गई। तो जो कोई एलआर है तो वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है जो भी टाइम पीरियड बचा है उसके अंदर। So his LR may institute the suit or make an application within the same period after the death as would otherwise have been available to that person who had not died. So in this class we have revised up to section 6. आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हो लर्नर, so that you can revise your limitation act, CPC and IPC and other subjects you can revise. And apart from this is a special offer that is running on Unacademy. ये offer सिर्फ 12th of August तक ही valid है, so do take the subscription and prepare for judiciary. Thank you so much learners. I'm just ending the session here.